हाय फ्रेंड्स, आज हम लेखांकन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारा अंकेशन, जिसे अंग्रेजी में ऑडिटिंग कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं ऑडिटिंग अर्थात अंकेशन। सबसे पहले इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में देखें। तो ये जो शब्द है ऑडिट, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑडिट शब्द की उत्पत्ति हमारे लेटिन भाषा का एक शब्द ऑडिरे जिससे हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे सुनना। ऑडिट का मतलब होता है सुनना। एक तरह से बात करें स्पाइसर और पेगलर के अनुसार, देखें जो हमारे स्पाइसर और पेगलर साहब इसकी क्या परिभाषा बताते हैं ऑडिट की। ऑडिट शब्द ऑडिरे से मिलकर बना है। ऑडिरे का अर्थ होता है सुनना। अब इसकी परिभाषा के अनुसार देखें स्पाइसर और पेगलर के अनुसार, तो किसी संस्था की वित्तीय गतिविधियों की, क्या किसी संस्था की वित्तीय गतिविधि की स्वतंत्र जांच जो हमारे वित्तीय विवरणों की सत्यता को प्रकट करता है। तो क्या करता है? हमारे वित्तीय विवरणों की सत्यता को प्रकट करता है। यही हमारे ऑडिट कहलाती है। जे.आर. बॉटलीबाई के अनुसार देखें तो अंकेक्षण क्या है? किसी संस्था के हिसाब किताब और क्रियाकलापों की, क्या किसी संस्था के हिसाब किताब और क्रियाकलापों की एक विशिष्ट जांच होती है जो उन प्रपत्रों की सहायता से की जाती है जिनसे वह बनाए गए, जो क्या उन प्रपत्रों की सहायता से की जाती है जिनसे वह बनाए गए। यदि हम ऑडिटिंग की ओवरऑल परिभाषा देखें, निष्कर्षता परिभाषा देखें, तो अंकेक्षण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति, क्या स्वतंत्र निष्पक्ष व्यक्ति, जैसे हमारे भारत के सीएजी हैं, उनके लिए कहा गया है कि स्वतंत्र निष्पक्ष व्यक्ति क्या है? उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता और वैधानिकता को परखता है। क्या करता है? उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता और वैधानिकता को परखता है। परिणाम रूप में देखें तो अंकेक्षण क्या है? वित्तीय विवरणों की सत्यता को प्रकट करता है। अंकेक्षण क्या करता है? वित्तीय विवरणों की सत्यता को प्रकट करता है कि वह सत्य है या नहीं। अब हम अंकेक्षण या फिर ऑडिटिंग है, इसके उद्देश्य की बात करें तो अंकेक्षण के उद्देश्य को दो मुख्य रूप से बांट सकते हैं, दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला उद्देश्य था हमारा ऑडिटिंग का प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु वास्तव में अंकेक्षण या ऑडिटिंग की जाती है। तो ऐसे लक्ष्य या ऐसे उद्देश्य जिनकी प्राप्ति हेतु वास्तव में अंकेक्षण किया जाता है। पहला उद्देश्य आता है हमारा लीगलिटी, मतलब वैधानिकता की जांच करना। तो विवरणों या फिर गतिविधियों की वैधानिकता का पता लगाना, ये देखना कि विवरण क्या वैधानिक नियमों से बनाए गए हैं या नहीं, इस बात का पता लगाना। दूसरा पूर्णता की जांच करना, क्या पूर्णता या कंप्लीटनेस की जांच करने की बात करें तो ये देखना कि विवरणों में संपूर्ण गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है या नहीं। क्या ये देखना कि विवरण में संपूर्ण गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है या नहीं, इसे हम कहते हैं पूर्णता या कंप्लीटनेस की जांच करना। तीसरा सत्यता मतलब ट्रुथफुलनेस का पता लगाना, यह विश्लेषण करना कि विवरणों में दी गई जानकारी क्रियाकलापों की उचित और सत्य तस्वीर प्रस्तुत कर रही है या नहीं। तो तीसरी हमारे उद्देश्य क्या? सत्यता का पता लगाना। तो ये तो हमारे क्या होते हैं? ये हमारे उद्देश्य कौन से? प्राथमिक उद्देश्य वैधानिकता की जांच करना, पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस की जांच करना, इस सत्यता का पता लगाना। दूसरे हमारे उद्देश्य होते हैं कौन से? सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य जिसे सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, उसकी बात करें तो ये उद्देश्य कौन से होते हैं? मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ऐसे उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक उद्देश्य होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हमारे सहायक उद्देश्य। जैसे हमारे अशुद्धि का पता लगाना और उसे रोकना, मतलब गतिविधियों के निष्पादन के दौरान, क्या गतिविधियों के निष्पादन के दौरान सैद्धांतिक, वैधानिक, हिसाब किताब की जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों का पता लगाना और उनकी पुनरावृत्ति को रोकना। दूसरा हमारा गबन, कपट का पता लगाना और उन्हें रोकना। तो संस्थाओं में रोकड़, माल और सुविधाओं का जो गबन होता है, इनका पता लगाना और उन्हें रोकना। और सलाह और परामर्श देना की बात करें, तीसरा उद्देश्य सहायक उद्देश्य की, तो संचालकों और स्वामी को उनकी कार्य कुशलता में सुधार हेतु सलाह देना। क्या संचालकों और स्वामी को क्या उनकी कार्य कुशलता में सुधार हेतु सलाह देना। तो इस तरह हमने उद्देश्यों को दो भागों में बांटा। पहला भाग हमारा प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य में वैधानिकता की जांच करना, पूर्णता कंप्लीटनेस की जांच करना, तीसरा सत्यता का पता लगाना। दूसरा हमारे सहायक उद्देश्य की बात करें तो इसमें अशुद्धि का पता लगाना और उसे रोकना, दूसरा गबन या कपट का पता लगाना उसे रोकना, तीसरा सलाह या परामर्श देना। अब बात करते हैं ऑडिट हो गई। ऑडिट के बाद में क्या रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट या अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार देखें तो कितने प्रकार होते हैं इसके? तो इसके चार प्रकार होते हैं। कितने? चार प्रकार होते हैं। तो उनकी बात करते हैं। तो अंकेक्षक क्या अपनी जांच के आधार पर क्या अपनी राय प्रकट करता है, जो चार प्रकार से हो सकती है। पहली रिपोर्ट आती है स्वच्छ रिपोर्ट। जब भी हमारा एक ऑडिटर है, लेखा परीक्षक है, जो किसी भी संस्था की जो जांच करता है, तो जांच करने के बाद पहली रिपोर्ट देता है जो कैसी हो सकती है? स्वच्छ रिपोर्ट। चार प्रकार की राय या चार प्रकार की रिपोर्ट आ सकती है। पहली रिपोर्ट कौन सी? स्वच्छ रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट का मतलब अंकेक्षक को लगता है कि जितनी भी लेखा पुस्तकें हैं उसमें सब चीजें ट्रू एंड फेयर मतलब सत्य और उचित है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं क्लीन रिपोर्ट। कैसा रिपोर्ट है? क्लीन रिपोर्ट।
दूसरी हमारी प्रतिकूल रिपोर्ट जिसे एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो अंकेक्षक की राय में वित्तीय विवरणों में जितनी भी जानकारी मिली है वो असत्य है, अनुचित है, सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं प्रतिकूल रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट आती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्या क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कि इसमें हमने पूरी तरह से जांच कर ली, तो कुछ सूचनाओं को छोड़ के शेष सभी सूचना सत्य और उचित है। मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली रिपोर्ट ऐसी होती है कि इसमें मान लीजिए कि 95% तो सही है लेकिन 5% थोड़ी दिक्कत है। ये माना जा सकता है कि भाई इतना रिस्क तो लिया जा सकता है कि 5% तो चला लेंगे। तो नॉर्मली जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स आती है वो हमारी क्वालिफाइड या योग्य रिपोर्ट होती है, जिसमें कुछ सूचनाओं को छोड़ के सारी सभी सूचना सत्य और उचित प्रतीत होती है। चौथी होती है अस्वीकृत करण रिपोर्ट या डिस्क्लेमर रिपोर्ट की बात करें कि जो ऑडिटर आता है ये रिपोर्ट देता है कि जो जो सूचनाएं उसे चाहिए थी या जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो जो फाइलें उसे चाहिए थी, जो हमारे संगठन है या फिर जो कंपनी है उसने उपलब्ध ही नहीं कराए, तो रिपोर्ट देता है कौन सी डिस्क्लेमर रिपोर्ट। तो वो कहता है सूचनाओं के अभाव में अंकेक्षक कहता है कि मैं अपनी राय प्रकट करने में असमर्थ हूँ। क्या कि सूचनाओं के अभाव में मैं अपनी राय प्रकट करने में असमर्थ हूँ। तो ये चौथी हमारी आती है डिस्क्लेमर रिपोर्ट या अस्वीकरण रिपोर्ट। तो इस तरह के एक ऑडिटर चार प्रकार की रिपोर्ट बना सकता है। एक तो स्वच्छ रिपोर्ट जिसे क्लीन रिपोर्ट कहते हैं, दूसरी एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट जिसे प्रतिकूल रिपोर्ट कहते हैं, तीसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट जिसे योग्य रिपोर्ट कहते हैं और चौथी अस्वीकरण जिसे डिस्क्लेमर रिपोर्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे शॉर्ट में सीएजी कहते हैं उनके बारे में देखें। तो सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या हमारे सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंग्रेजी में से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सीएजी कहते हैं। संविधान में इनका प्रावधान किया गया है, इनके पद का प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, सबसे पहले इसका उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य इनका उल्लेख किया गया है। तो इसके अंतर्गत हमारे सीएजी की स्थिति, कार्य और शक्तियां इनका उल्लेख किया गया है। बात करें संरचना और नियुक्ति की, तो ये हमारे अनुच्छेद 148 एक के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो ये क्या उल्लेख है कि यह एक सदस्यीय आयोग होगा, मतलब सीएजी एक ही होगा। ऐसे नहीं है कि सीएजी है, उप सीएजी ऐसे नहीं होंगे। सीएजी एक सदस्यीय आयोग है जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल की बात करें तो 148 एक के अंदर ही हमारे क्या कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल होगा। शपथ की बात करें तो 148 दो के अंदर इनकी शपथ के बारे में बताया है। तो सीएजी की शपथ तीसरी अनुसूची के अनुसार, जो तीसरी अनुसूची है उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा, 148 दो के अनुसार सीएजी को शपथ हमारी तीसरी अनुसूची के अनुसार कौन, राष्ट्रपति दिलवाएगा। निष्कासन की बात करें तो अनुच्छेद 148 एक के तहत उनके निष्कासन की बात कही गई। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान ही सीएजी के पद से हटाया जा सकता है। त्यागपत्र की बात करें तो अनुच्छेद 148 एक के अंतर्गत त्यागपत्र की बात है। तो सीएजी अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। वेतन और शर्तों की बात करें तो अनुच्छेद 148 3 के अंतर्गत वेतन और शर्तों के बारे में बताया गया है। तो वेतन एवं सेवा शर्तें क्या संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है और वो भी किसके बराबर होगी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। वेतन की बात करें तो वेतन क्या होगा, भारत की संचित नीति पे भारित होगा। सीएजी का वेतन किस पे भारित होगा, हमारे भारत की संचित नीति पे भारित होगा। ये शब्द ध्यान रखना, भारित। भारित का मतलब इस पे क्या चर्चा की जा सकती है लेकिन इस पे वोट नहीं किया जा सकता। क्या इस पे वोट नहीं किया जा सकता, एक बार जो तय हो गई वो तो उनको सैलरी मिलेगी और सीधी मिलेगी भारत के संचित नीति से। पुनर्नियुक्ति पर रोक की बात करें तो अनुच्छेद 148 4 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक बार रिटायरमेंट होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, क्या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र वो नहीं होगा। कार्य और शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 149 के अंदर उनके कार्य शक्ति के बारे में बताया। तो शक्तियां कार्य की बात करें तो केंद्र राज्य के लेखों के रखरखाव और व्यवस्थित करने के लिए संसद कानून बनाएगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि केंद्र राज्य के लेखों के रखरखाव और व्यवस्थित करने के लिए क्या संसद ऐसे कानून बनाएगा। इसी वजह से क्या वर्ष 1971 में संसद ने सीएजी के कार्य और शक्तियों को लेकर कानून बनाया था, कब 1971 में, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया और लेखांकन और लेखा परीक्षण इसको दो अलग अलग पृथक विभाग बनाए गए। पहले ये एक ही विभाग हुआ करते थे, तो 1976 में दोनों को अलग अलग करके सीएजी और सीजीए दो अलग अलग विभाग बनाए गए। फिर बात करें वार्षिक प्रतिवेदन की, तो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन तो राष्ट्रपति को दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन किसको दिया जाता है, राज्यपाल को। राष्ट्रपति क्या करता है, वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में रखवाता है
राज्यपाल क्या करता है, विधानमंडल में रखवाता है। आप इसे याद रखेंगे कि केंद्र सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन तो राष्ट्रपति को, जो उसे संसद में रखवाता है, और राज्य सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है, जो उसे कहाँ रखवाता है, विधानमंडल में रखवाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सीएजी रिपोर्टें बनाता है, अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी रिपोर्टें बनवाता है। तो ये रिपोर्टें किस प्रकार की होती है, तो सीएजी के द्वारा दो प्रकार की रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या सीएजी के द्वारा दो प्रकार की रिपोर्ट बनाई जाती है, कौन कौन सी? पहली तो होती है सरकारी खर्चों की रिपोर्ट, जितने भी सरकार के द्वारा खर्चे किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। दूसरी होती है सरकारी कंपनियों या फिर उपक्रम, जो कंपनियां होती है इनकी रिपोर्ट। दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, पहली सरकारी खर्चों की रिपोर्ट, दूसरी सरकारी कंपनियों या उपक्रमों की रिपोर्ट। खर्चों की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें किस चीज की जांच की जाती है, तो इसमें सीएजी क्या करता है, केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के व्यय खातों का लेखा परीक्षण करता है। मतलब लेखा और विनियोग के जो खाते होते हैं उनका क्या करता है, हमारे लेखा परीक्षा की जाती है। बात करें कि जो रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट बना के किसको दी जाती है, ये रिपोर्ट बना के हमारे राष्ट्रपति को दी जाती है। दोनों को दोनों रिपोर्ट हमारे राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है, हमारे संसद के पटल पे इसको रखवाता है, और लोक लेखा समिति क्या करती है, इस रिपोर्ट की जांच करती है। जैसे लोक लेखा समिति, जिसे पीएससी कहते हैं शॉर्ट में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या करती है, जो रिपोर्ट आती है सरकारी खर्चों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की जांच करती है। दूसरी हमारी रिपोर्ट आती है सरकारी कंपनियों के उपक्रम की रिपोर्ट। इसकी बात करें तो सरकारी कंपनियां जैसे हमारे पीएसयूज होते हैं, सरकारी उपक्रम जैसे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनके खर्चों और वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा की जाती है। अब इससे बनने वाली जो आने वाली जो रिपोर्ट होती है वो किसको दी जाती है, वो भी हमारे राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति वापस इसे संसद के पटल पर रखवाता है, और वहां संसद के पटल से ये लोक उपक्रम समिति, जिसे पीयूसी कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कहते हैं, उनके पास जाती है, और वही क्या करती है, इस रिपोर्ट की जांच करती है। तो दो प्रकार की रिपोर्टों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सीएजी के प्रमुख कार्य और कर्तव्यों के बारे में, सीएजी के प्रमुख कार्य कर्तव्य कौन कौन से हैं। ये 4 मेजर ड्यूटीज कहलाती है। पहली ड्यूटी आती है हमारे केंद्र राज्य के खर्चों का लेखा परीक्षण करना, या केंद्र राज्य के खर्चों का लेखा परीक्षण करना। तो सीएजी क्या करता है, केंद्र राज्य के की जो संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक भविष्य निधि, इनके खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। संचित निधि और आकस्मिक निधि जो हमारे राष्ट्रपति के अंडर होती है, केंद्र सरकार में 500 करोड़ होती है आकस्मिक निधि, और जो हमारे लोक भविष्य निधि होती है, जैसे हमारे पीएफ होते हैं, इनके खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। दूसरा हमारे सरकारी निकायों का परीक्षण, तो सरकारी निगमों, कंपनियों के, सरकारी निगमों और कंपनियों के खर्चों का परीक्षण करता है। ये क्या करता है, सरकारी निगमों और कंपनियों के खर्चों का परीक्षण करना। साथ और देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के आग्रह पे, मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति कहे तो जो हमारे स्थानीय निकाय है, जैसे हमारे पंचायत और नगर निगम, इनका भी लेखा परीक्षण वो कर सकता है। लेकिन वो पहले कौन कहे, हमारे या तो राष्ट्रपति तो केंद्र में कहे, और जो राज्य में क्या राज्यपाल कहे, तो क्या करता है, स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण भी कर सकता है। फिर लोक लेखा समिति का सहयोग की बात करें तो यह क्या करता है, लोक लेखा समिति के को सहयोग प्रदान करता है। इसलिए क्या है, उसे इस समिति का दिशा निर्देशक, मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। लोक लेखा समिति का इसे दिशा निर्देशक, मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। फिर लेखों का प्रारूप और रिपोर्ट प्रस्तुति की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार के लेखों का प्रारूप तैयार करना अनुच्छेद 150 के अंतर्गत है, और अपने लेखा परीक्षण की रिपोर्ट जो हमारे 151 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को सौंपता है। केंद्र में तो राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को सौंपता है। किसके अंतर्गत, 151 के अंतर्गत। 150 के अंतर्गत, अनुच्छेद 150 में क्या दिया गया है, इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लेखों का प्रारूप किस प्रकार होगा। अब हम देखेंगे लेखांकन और अंकेक्षण में मूलभूत अंतर। क्यों, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस के अंदर हम लेखांकन मतलब अकाउंटिंग देखा, और अब इस लेक्चर के जरिए हम ऑडिटिंग देख रहे हैं, तो दोनों में कुछ खास अंतर तो होना ही चाहिए। यदि अंतर की बात करें तो लेखांकन क्या होता है, लेखांकन के अंतर्गत ये होता है कि यह वित्तीय सूचनाओं की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग, इसकी कला और विज्ञान होती है। कि यह क्या करता है, वित्तीय आंकड़े होते हैं, वित्तीय सूचनाएं होती है, इनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग की कला और विज्ञान होता है। जबकि अंकेक्षण क्या होता है, यह संस्था के लेखाओं और वित्तीय विवरणों की स्वायत्त जांच, मूल्यांकन और मत प्रकटन होता है। तो ये क्या होता है, लेखाओं और वित्तीय विवरणों की स्वायत्त जांच, मूल्यांकन और मत प्रकटन होता है। लेखांकन की बात करते हैं, फर्म की जो वित्तीय स्थिति है इसको रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, जो फर्म की वित्तीय स्थिति को रिकॉर्ड करता है। अंकेक्षण क्या करता है, रिकॉर्ड में किए गए जो अकाउंट्स है, जो हमने अकाउंटिंग के जरिए किए हैं, उनकी जांच करता है कि वो क्या वो सही तरीके से किए गए हैं या नहीं। अकाउंटिंग है तो ये निर्मित की
करने की ज़िम्मेदारी प्रबंधकों की होती है। अकाउंटिंग को बनाने की, निर्मित करने की ज़िम्मेदारी किसकी? प्रबंधकों या मैनेजर्स की होती है। जबकि ऑडिटिंग की ज़िम्मेदारी स्वतंत्र ऑडिटर की होती है। बात करें अकाउंटिंग की, तो ये ऑडिट के पूर्व निर्मित होते हैं। ऑडिट करने से पहले बनाए जाते हैं और ऑडिट पूर्व निर्मित लेखाओं का होता है, मतलब पहले लेखा बनते हैं, फिर उसका ऑडिट किया जाता है। तो अंतर हमने देख लिया। फिर हमने देखे, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे विभाग या संगठन होते हैं, उनके अंदर एक चीज़ होती है कि पहले आंतरिक लेखा परीक्षा होती है। क्या होती है? आंतरिक लेखा परीक्षा या आंतरिक निरीक्षण होता है, फिर अंकेक्षण होता है। तो दोनों में शब्दों में कुछ अंतर होना चाहिए। तो यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए, आंतरिक निरीक्षण जो इंटरनल चेक होता है और एक होता है इंटरनल ऑडिट, इन दोनों में कुछ खास अंतर होना चाहिए, मतलब दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण की बात करें, जैसे हमारे मैनेजर, ये बड़े-बड़े जो संगठन के जो चीफ होते हैं, मतलब उच्च प्रबंधक के लोग होते हैं, ये कभी-कभी क्या संगठन के अंदर जाते हैं, कंपनी या फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं, मतलब आंतरिक निरीक्षण करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? पर्टिकुलर ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है। अब इनके मकसद की बात करें, तो आंतरिक निरीक्षण का मकसद क्या है? कमी या गलती, नियंत्रण में कमजोरी खोजना, छल-कपट को रोकना और कठिन बनाना, मतलब छल-कपट को रोकना या फिर कठिन बनाना इसका मकसद या उद्देश्य होता है। तो कमी या गलती पता लगाना, नियंत्रण में कमजोरी को खोजना और छल-कपट को रोकना या फिर छल-कपट को कठिन बनाना इसका पहला मकसद होता है। आंतरिक अंकेक्षण का मकसद क्या है? कंपनी के वित्तीय लेन-देन, जोखिम प्रबंधन और व्यवस्थापन की जांच करना। क्या? कंपनी के वित्तीय लेन-देन, जोखिम प्रबंधन और व्यवस्थापन की जांच करना। बात करें कार्यप्रणाली की, तो आंतरिक निरीक्षण की कार्यप्रणाली कैसी होती है? किसी एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनिवार्य रूप से करने की व्यवस्था होती है। क्या? किसी एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनिवार्य रूप से करने की व्यवस्था होती है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण में क्या होता है? बैलेंस शीट का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? बैलेंस शीट का विश्लेषण किया जाता है और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े काम किए जाते हैं। समय की बात करें, तो आंतरिक निरीक्षण में क्या होता है? ये कार्य के साथ-साथ निरंतर चलता रहता है। जैसे-जैसे काम चलता है, इसके लिए काम को रोकना ज़रूरी नहीं है। काम नहीं रोका जाता है इसके लिए। ये कार्य के साथ-साथ निरंतर चलता रहता है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण में क्या होता है? तो ये नियमित अंतराल पर एक विशिष्ट जाँच के रूप में किया जाता है। क्या नियमित रूप से क्या होता है कि जैसे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो एक निश्चित टाइम के बाद में क्या हमारा आंतरिक अंकेक्षण करते हैं, जबकि आंतरिक निरीक्षण का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये कभी भी किया जा सकता है। फिर आता है हमारा आंतरिक और बाहरी। क्या? आंतरिक और बाहरी मतलब आंतरिक रूप से तो अंकेक्षण किया जाता है और बाहरी रूप से तो क्या? बाहरी रूप से तो अंकेक्षण किया जाता है और आंतरिक रूप से जाँच की जाती है। तो दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए। तो अंकेक्षण और जाँच में क्या अंतर है? बात करें, ये अंतर कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग और जाँच, जिसे इंस्पेक्शन भी कहते हैं, हमारे इंटरनल ऑडिट भी कहते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए इनमें क्या अंतर है। प्रकृति की बात करें, तो अंकेक्षण कैसा होता है? सकारात्मक प्रकृति का होता है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय विवरणों की सत्यता पर राय देना होता है कि ये सत्य है या नहीं। तो इसको पता लगाना, मतलब प्रकृति की बात करें। जाँच कैसी होती है? नकारात्मक, मतलब ये सोच के होती है कि किसी ने गलत काम किया है, तो उसकी गलती को पकड़ने के लिए जाँच की जाती है। तो इसका उद्देश्य त्रुटियों, कमियों और छल-कपट को खोजना और रोकना होता है। निष्पादक की बात करें, परफॉर्मर की, तो हमारे अंकेक्षक क्या होते हैं? पेशेवर और स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीएजी होते हैं। इनके द्वारा हमारे क्या है? ऑडिटिंग की जाती है, क्योंकि जाँच क्या है? संस्था के किसी भी अनुभवी व्यक्ति या कर्मचारी के द्वारा जाँच की जा सकती है। रिपोर्ट प्राप्तकर्ता की बात करें, तो अंकेक्षक की रिपोर्ट क्या है? अधिकांशतः जो स्वामी होते हैं या संचालक, उनको ही दी जाती है, उससे छोटे व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। जबकि जाँच की रिपोर्ट क्या है? वरिष्ठ अधिकारी को या प्रबंधक को दी जा सकती है। फिर क्षेत्र की बात करें, तो अंकेक्षक में क्या होता है? जाँच की तुलना में अंकेक्षक का क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें अंतिम राय देना भी शामिल होता है। तो जाँच का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि जाँच में क्या होता है? अंकेक्षक की तुलना में इसका क्षेत्र सीमित होता है, मतलब जिस मुद्दे पे वो जाँच की जा रही है, केवल उस मुद्दे के अलावा किसी बात पे जाँच नहीं की जाएगी। फिर अनिवार्यता की बात करें, कंपल्सन की, तो अंकेक्षण क्या है? वैधानिक नियमों, जैसे जो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके अनुपालना में अनिवार्य होता है। जबकि जाँच क्या परिस्थितियों पर निर्भर करती है और प्रबंधक को ज़रूरत पे महसूस करती है, यदि उनको लगता है तो ही जाँच होती है। तो जाँच क्या परिस्थितियों और प्रबंधन की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे जो हमारे अंकेक्षक है, उनके कौन-कौन से प्रकार है, कितने प्रकार के अंकेक्षण होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, एक ऑडिटिंग होता है हमारा कुशलता अंकेक्षण, जिसे एफिशिएंसी ऑडिट कहते हैं। आप इसे ध्यान रखना, मैं आपको 3 प्रकार की ऑडिटिंग होती है, तो वो बता दूँ। सबसे पहले होती है हमारी कौन-सी? जैसे हमारे फाइनेंशियल ऑडिट होती है, जिसे वित्तीय लेखा परीक्षा कहते हैं। पहली कौन-सी? फाइनेंशियल ऑडिट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे
लेखा बनते हैं, जो हमारे 150 के अंदर लेखाओं का के बारे में बताया गया है कि लेखा मतलब लेखा के प्रारूप किस तरह से होने चाहिए, क्या वो प्रारूप उसी तरह से रखे गए हैं? तो हमारे एक प्रकार की ऑडिटिंग होती है जिसे फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लायंस ऑडिट, निष्पादन लेखा परीक्षा, दूसरी कौन सी होती है? निष्पादन लेखा परीक्षा। निष्पादन लेखा परीक्षा का मतलब होता है जो हमारे जितने भी सरकार के द्वारा कार्य किए गए हैं, मतलब जितने भी खर्चे किए गए, वो नियम कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं, तो निष्पादन लेखा परीक्षा होती है। तीसरी ऑडिट होती है हमारी कौन सी? परफॉर्मेंस ऑडिट। तीसरी कौन सी थी? परफॉर्मेंस ऑडिट। इसके अंदर ये तय किया जाता है कि जितने भी कार्य किए गए हैं वो उसकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं, जनता के लिए वो लाभकारी है या नहीं। तो इस तरह 3 मुख्य रूप से ऑडिट की जाती है। अब हम देखते हैं इन जो टॉपिक में दिए गए कुशलता अंकेक्षण की बात करें, जिसे अंग्रेजी में एफिशिएंसी ऑडिट भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करना। क्या? उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की जो प्रक्रियागत और स्वतंत्र जांच या फिर हमारा निष्पक्ष परीक्षण कहलाता है और कुशलता अंकेक्षण कहलाता है। तो उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्रियागत एवं स्वतंत्र जांच या फिर निष्पक्ष परीक्षण क्या कहलाता है? हमारा कुशलता अंकेक्षण कहलाता है। विश्लेषण की बात करें तो ये विश्लेषण करता है कि संसाधनों का निवेश अधिक से अधिक लाभ वाले जो क्रियाकलापों हैं उनमें हो रहा है या नहीं। तो ये क्या करता है? कुशलता अंकेक्षण ये विश्लेषण करता है कि संसाधनों का निवेश क्या अधिक से अधिक लाभ वाले जो क्रियाकलाप है उनमें हो रहा है या नहीं। फिर उपयोगिता की बात करें तो यह क्या है? एक नियंत्रणकारी उपाय है जो हमारे संसाधनों के अपव्यय का पता लगाता है। कि संसाधनों का अपव्यय तो नहीं हो रहा, इस चीज का पता लगाता है और उन्हें रोकता है। दूसरा होता है हमारा कौन सी? निष्पादन और अंकेक्षण, जिसे निष्पत्ति अंकेक्षण भी कहते हैं, जिसे परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं अंग्रेजी में। परिभाषा क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यों का संचालन किस स्तर का है, या निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य का संचालन किया जा रहा है वो किस स्तर का है। अब इसके अंतर्गत 3 E's की जांच की जाती है। कितने? 3 E's की जांच की जाती है। और वो 3 E कौन कौन से? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। पहले इकोनॉमी का मतलब मितव्ययता, मतलब व्यक्ति के पास क्या जितने भी ऑप्शन है, व्यक्ति के पास जितने भी ऑप्शन है वो उन ऑप्शनों में से वह कौन से ऑप्शन को चुनता है जिससे क्या कम पैसे के अंदर या कम संसाधनों के अंदर बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात योजनाओं की लागत का अध्ययन करना और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जांच करना। फिर एफिशिएंसी मतलब दक्षता की बात करें तो उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की जांच करना, मतलब न्यूनतम लागत पर बेहतर परिणाम प्राप्त करना। फिर तीसरा आता है इफेक्टिवनेस, तो यह जांच करना है कि समग्र लक्ष्य की प्राप्ति हो पाई है या नहीं। जो लक्ष्य डिसाइड गए थे, जिसके लिए पैसे आवंटित किए गए थे, तो वो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। अब परीक्षा में कई बार पूछा जाता है आपसे छोटे-छोटे अंतरों के बारे में। जैसे एक अंतर आता है हमारा कुशलता अंकेक्षण मतलब एफिशिएंसी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब निष्पत्ति रेखा अंकेक्षण। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो किस पे फोकस किया जाता है? कुशलता अंकेक्षण में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग मतलब दक्षता और लागत नियंत्रण पे जोर दिया जाता है। जबकि निष्पत्ति अंकेक्षण में समग्र लक्ष्यों की जो प्राप्ति होती है जिसे प्रभावशीलता कहते हैं, और जो हमारा 3 E's है इस पर इसके व्यापक आकलन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और अंतर देखें तो जांच का विषय क्या है? जांच की बात करें तो कुशलता अंकेक्षण में जो निवेश के संतुलन और अनुकूलन का परीक्षण किया जाता है। तो निवेश हुआ पैसा उसके संतुलन और अनुकूलता का परीक्षण करते हैं। जबकि निष्पत्ति अंकेक्षण में क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य के संचालन के स्तर का पता लगाया जाता है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार का अंकेक्षण, वो होता है हमारा अनुपालन अंकेक्षण जिसे कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं। इसकी बात करें सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो अनुपालन अंकेक्षण क्या होता है? किसी संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं और वित्तीय रिकॉर्डों की क्या किसी संगठन की नीतियों, प्रक्रियाओं और वित्तीय रिकॉर्डों की एक स्वतंत्र और व्यवस्थित जांच होती है, जबकि ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सभी वैधानिक, नियामक मतलब रेगुलेटरी और आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किए गए हैं खर्चे। तो वो हमारी क्या कहलाती है? अनुपालन अंकेक्षण या कंप्लायंस ऑडिट कहलाती है। विश्लेषण की बात करें तो यह अंकेक्षण क्या है? यह सत्यापित करता है कि कंपनी या सरकारी विभाग क्या है देश की प्रचलित कानूनों जैसे हमारी कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम, श्रम कानून, जीएसटी नियम, इनका पूरी तरह से पालन कर रहा है। ये इसका विश्लेषण का विषय होता है। उपयोगिता की बात करें तो अनुपालन अंकेक्षण क्या है? किसी भी संगठन की वित्तीय और परिचालन अखंडता के लिए एक बुनियादी आधार होता है। क्या अनुपालन अंकेक्षण क्या होता है? किसी भी संगठन की वित्तीय और परिचालन अखंडता के लिए एक बुनियादी आधार होता है, जिसकी इसकी उपयोगिता क्या है? केवल नियमों की जांच करने तक सीमित नहीं बल्कि ये क्या है? शासन मतलब गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण,
इन सबको मजबूत करके संगठन को लंबी अवधि की स्थिरता और सफलता प्रदान करने में जरूरी होता है। अगला ऑडिट आता है हमारे एक सामाजिक ऑडिट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग की बात करें तो ये क्या है? सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? किसी संगठन की गतिविधि के सामाजिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी सामाजिक अंकेक्षण कहलाती है। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? किसी संगठन की गतिविधि के सामाजिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और सुधारने की जो प्रक्रिया होती है, वही हमारा सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। ये क्या करता है? ये फर्म की गतिविधि की पहचान और जांच की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? फर्म की गतिविधि की पहचान और जांच की प्रक्रिया होती है, ताकि हमारे तत्काल रूप से सामाजिक वातावरण पर उनके प्रभाव का आकलन, मूल्यांकन, माप और रिपोर्ट किया जा सके। ये हमारे किसके अंदर किया जाता है? सोशल ऑडिटिंग या सामाजिक अंकेक्षण के अंदर किया जाता है। इसके पृष्ठभूमि और संदर्भ की बात करें तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ हमारे 1950 के दशक में व्यापक रूप से किया गया था। इसके संस्थापक के पिता कौन है? तो हमारे क्रेब्स थियोडोर जे। क्रेब्स थियोडोर जे हमारे क्या है? इसके संस्थापक थे। तो इनको क्या सामाजिक लेखा परीक्षा की अवधारणा का संस्थापक माना जाता है। भारत में किसने शुरू किया? जो हमारा टिस्को कंपनी है। तो टिस्को कंपनी ने भारत की पहली कंपनी थी ऐसी, जिसने न्यायमूर्ति एसपी कोतवाल की अध्यक्षता में सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। किसने? टिस्को कंपनी ने। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने न्यायमूर्ति एसपी कोतवाल की अध्यक्षता में सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया था। जरूरत की बात करें, इसकी क्या जरूरत है? निजी उद्यमों का यह कर्तव्य होता है कि यह कर्तव्य निजी उद्यमों का यह कर्तव्य सुनिश्चित करना कि वे समुदाय के जीवन पर समुदाय के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और क्या करे? सकारात्मक योगदान दे। तो दोबारा से देख लेते हैं इसके आवश्यकता क्या है। निजी उद्यम जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप कंपनियां होती है, तो उनका यह कर्तव्य सुनिश्चित करना कि वे समुदाय के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और सकारात्मक योगदान दे। मतलब उनकी जो सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको इसके अंदर दिखाया जाता है। मुख्य विशेषताओं या की फीचर्स फीचर्स की बात करें तो मुख्य विशेषता क्या है इसकी? पहला विशेषता थी सामाजिक प्रभाव क्षेत्र। तो अंकेक्षण के क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां शामिल होती है। तो मैं सामाजिक अंकेक्षण की बात करें तो इस अंकेक्षण के क्षेत्र में सभी गतिविधियां शामिल होती है जिनका सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियां इसमें शामिल होती है। प्रक्रिया ऑडिट की बात करें तो यह हमारे परिणामों के लिए ऑडिट के बजाय प्रक्रिया ऑडिट होती है। क्या? इसमें परिणामों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसकी बजाय क्या? प्रक्रिया पे ज्यादा ध्यान देते हैं। यह केवल यह निर्धारित करता है कि संगठन सामाजिक क्षेत्र में क्या काम कर रहा है। मापन की कठिनाई की बात करें तो सामाजिक प्रदर्शन का लेखा परीक्षण करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। कोई भी जैसे हमारी स्कीम है, कोई भी जो हमारे कार्य होते हैं, समाज को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इसको पता लगाना बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश परिणाम क्या होते हैं? संगठन के द्वार के बाहर होते हैं, गेट के बाहर होते हैं और बाहरी स्रोतों से सटीक आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते। फिर डेटा के प्रकार की बात करें तो इसमें क्या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण क्या किया जाता है? हमारे दोनों प्रकार के डेटा मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। फिर अमानकीकृत की बात करें तो सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए कोई पेशेवर मानक या योग्यता निर्धारित नहीं होती है। अब हम देखेंगे सामाजिक लेखा परीक्षा के मुख्य सिद्धांत कोर प्रिंसिपल के बारे में। तो दुनिया भर में पहचानी गई जो सामाजिक लेखा परीक्षा प्रथा है, उनके अंतर्गत 8 प्रमुख सिद्धांत तय किए गए हैं। कितने? 8 प्रमुख सिद्धांत तय किए गए हैं। वो कौन-कौन से हैं? पहला सिद्धांत आता है परिप्रेक्ष्य या बहुमुखर। तो मल्टी पर्सपेक्टिव की बात करें, संगठन से जुड़े या प्रभावित सभी हितधारक हैं, उनके विचारों को प्रतिबिंबित किया जाए। ये जो हमारे संगठन है, तो संगठन से जुड़े हुए जितने भी हमारे हितधारक है, कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर, उनके विचारों को प्रतिबिंबित करना। दूसरा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें, तो संगठन के कार्य और प्रदर्शन के सभी पहलुओं पर रिपोर्ट बनाना। तीसरा सहभागी मतलब पार्टिसिपेटरी की बात करें, तो हितधारकों की भागीदारी और उनके मूल्यों को साझा करने को प्रोत्साहित करना। कि जो हमारे क्या होता है? हितधारकों की जो भागीदारी और उनके मूल्यों को साझा करने को प्रोत्साहित करना। फिर नियमित या रेगुलर की बात करें, तो नियमित आधार पर सामाजिक खाते तैयार करना ताकि यह अवधारणा संगठन की संस्कृति में अंतर्निहित हो जाए। तो पांचवी की बात करें तो पांचवा क्या है? कंपेरेटिव की बात करें तो अपने प्रदर्शन की तुलना उचित बाह्य मानदंडों और बेंचमार्कों के साथ करना। छठा आता है हमारा वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन की। तो ये सुनिश्चित करना है कि सामाजिक खातों का लेखा परीक्षण उपयुक्त अनुभवी व्यक्ति या फिर एजेंसी के द्वारा किया जाए, जिसका संगठन में कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मतलब स्वार्थ से परे हो। सातवां हमारा क्या होता है? प्रकटीकरण। क्या प्रकटीकरण की बात करें
तो जवाबदेही और पारदर्शिता के हित में लेखा परीक्षक खातों का हितधारकों और व्यापक समुदाय के साथ सामने खुलासा किया जाए। तो ये हमारे कुछ क्या थे सामाजिक लेखा परीक्षा के सिद्धांत थे। पहला हमारा बहुप्रपेक्ष या बहुमुखर, दूसरा हमारा व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, तीसरा सहभागी मतलब पार्टिसिपेटरी, चौथा हमारा नियमित मतलब रेगुलर, पांचवा तुलनात्मक मतलब कंपेरेटिव, छठा हमारा सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन, सातवां हमारा प्रकटीकरण मतलब डिस्क्लोजर है। अब हम देखेंगे सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य आता है सभी हितधारकों को इसमें शामिल करना। तीसरा उद्देश्य आता है संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रभाव और प्रदर्शन की निगरानी करना। चौथा के उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक रूप से जिम्मेदार और प्रभाव जवाबदेह तरीके से प्रबंधन रणनीति को आकार देने के लिए आधार प्रदान करना। अगला हमारा उद्देश्य आता है सामाजिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके पर क्या संगठनात्मक शिक्षा को सुविधाजनक बनाना। तो ये हमारे सामाजिक अंकेक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक अंकेक्षण के गुण और दोष, मतलब इसमें कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां हैं, उनके बारे में देखें। सबसे पहले इनके गुणों के बारे में देखें तो पहला गुण आता है इसमें सरकारी उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि होती है। जो सरकारी उत्तरदायित्व की जो भावना होती है इसमें वृद्धि होती है। दूसरा सरकारी क्रियाकलापों में जवाबदेहिता में वृद्धि होती है। तीसरा पारदर्शी शासन के निर्माण का आधार है। चौथा बात करें तो सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होता है। पांचवी की बात करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुशलता और निष्पादन का आकलन किया जाता है। बात करें सामाजिक लेखा अंकेक्षण की लेखा परीक्षा की तो इसके दोष और हानि की बात करें तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में प्रक्रिया क्या गतिहीन बनती है। फिर आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता, मतलब इसके आंकड़े जो समाज के अंदर जाते हैं तो आंकड़े प्रॉपर मिलते ही नहीं, जिससे प्रॉपर लेखा परीक्षा हो ही नहीं पाती। बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप बात करें अगले कमी की तो ये जटिल और समय लेने वाली होती है और कोई स्पष्ट कार्यप्रणाली नहीं है। इसकी क्या कोई स्पष्ट कार्यप्रणाली नहीं है। साथ ही साथ के ये व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव है। तो इस तरह हमने सामाजिक लेखा परीक्षा की लाभ और हानियां दोनों देखी है। अब हम देखेंगे कि स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से सुझाव, मतलब जब तक सामाजिक लेखा परीक्षा के अंदर जनता शामिल नहीं होगी तब तक लेखा परीक्षा ठीक से नहीं हो सकती। तो स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से सुझाव है? तो सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। जैसे ग्राम सभा की जो शक्ति है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा विज्ञापन मीडिया इनके माध्यम से जन जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए। तीसरा लोकपाल और अंकेक्षण समितियां इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। चौथा प्रशिक्षण कर्मचारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पांचवा सामाजिक आकलन प्रभाव उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। तो परीक्षा में जैसे हमारा 2018 के आरएस मेंस में एक सवाल आया हुआ था। सवाल था हमारा सामाजिक अंकेक्षण किसे कहते हैं? तो एक बार वापस बता देते हैं इसका उत्तर। सामाजिक अंकेक्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन या सरकारी कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं इनके सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापा, समझा और रिपोर्ट किया जाता है। और इसका उद्देश्य यह आकलन करना होता है कि संस्था क्या है अपने सामाजिक वातावरण जैसे हमारे उपभोक्ता, कर्मचारी, समुदाय, पर्यावरण इनके प्रति अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी को किस हद तक पूरी करती है। यह पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ावा देने वाला एक सहभागी बहुप्रपक्ष परिणामोन्मुख उपकरण है। तो इस तरह एक परीक्षा में सवाल आया हुआ था, सवाल का जवाब भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में। जैसे अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षक और आश्वासन मानक मंडल जिसे IAASB भी कहते हैं, उसके अनुसार अंकेक्षण के कुछ तत्व होते हैं। जैसे परीक्षा में आया हुआ है IAASB के अनुसार अंकेक्षण के तत्व की। IAASB के अनुसार क्या अंकेक्षण के चार मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्व आता है गोइंग कंसर्न, मतलब वर्तमान चिंता। लेखा परीक्षक को प्रबंधक के द्वारा चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर रिपोर्ट देनी चाहिए कि वह जो व्यवसाय कर रहा है तो वह ठीक भी है कि नहीं है। दूसरा लेखा परीक्षा दस्तावेजीकरण। लेखा परीक्षक को अंतरराष्ट्रीय मानक जैसे हमारा आई ऐसे इनके अनुपालन का दस्तावेजीकरण करना होगा कि उनके अनुसार लेखा परीक्षा ये संगठन कार्य कर रहे हैं या नहीं। फिर तीसरा आता है जोखिम आकलन। तो कंपनियों को गुणवत्ता जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करना होगा। चौथा आता है वित्तीय विवरण प्रस्तुति। तो लेखा परीक्षक क्या उपयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह हमारे IAASB के अनुसार अंकेक्षण की चार प्रमुख तत्व है। पहला वर्तमान चिंता, दूसरा लेखा परीक्षा दस्तावेजीकरण, तीसरा जोखिम आकलन, चौथा हमारे वित्तीय विवरण प्रस्तुति। अब हम देखेंगे अंकेक्षण के गुण और दोष, मतलब मेरिट और डिमेरिट्स की बात करें अंकेक्षण के।
गुण मतलब अच्छी बात, मतलब अंकेक्षण होना ज़रूरी है, अनिवार्यता के रूप में देखें अंकेक्षण को, तो इससे क्या निष्पक्ष जानकारी मिलती है, मतलब स्वामी को संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी इससे मिलती है। स्वामी को क्या संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी इससे मिलती है। तो ऋण प्राप्ति में आसानी रहती है। बैंक क्या है अंकेक्षक की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हैं। ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसको ज्यादा सही मानते हैं और रिपोर्टों की बजाय। फिर कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव की बात करें तो कर्मचारी पर इसका नैतिक प्रभाव रहता है, जिससे क्या अशुद्धि के दोहराव पर नियंत्रण होता है। फिर नीतियों के क्रियान्वयन की बात करें तो संचालकों के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी रहती है। तो ये हमारे इसके कुछ गुण हैं, जो मतलब कि अंकेक्षण क्यों होना चाहिए। अब बात करें अंकेक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब इसको विलासिता के रूप में कैसे गिनते हैं। इससे क्या समय और धन का अपव्यय होता है। क्यों? क्योंकि एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है। दूसरा निजी राय मात्र, मतलब अंकेक्षण क्या होता है, अंकेक्षक की निजी राय मात्र होती है और हर अंकेक्षक की राय अलग-अलग हो सकती है। फिर सीमित जाँच की बात करें, अंकेक्षक क्या करता है सामान्यतः सारांश के रूप में जाँच करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए 5% या 7% या 10% जो लेखे होते हैं, उन्हीं की जाँच करता है, पूरे की जाँच नहीं करता है। इसलिए अधिकांश लेन-देन बिना जाँच के ही रह जाते हैं। उसके लिए क्या होते हैं इंटरनल ऑडिट होती है। फिर बात करें दोष या विलासिता के रूप में एक और कमी, मतलब कपट न पकड़ना। संपूर्ण अंकेक्षण के बाद भी कई बार कपट होता है, जो चोरी होती है पकड़ में नहीं आती, तो इसकी प्रासंगिकता पे सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्या है जब पकड़ में कुछ ही नहीं आ रहा। एक टॉपिक होता है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी अंकेक्षण की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, वह अंकेक्षण जिसमें स्वतंत्र और पेशेवर व्यक्ति क्या है उनके द्वारा सरकारी संस्थाओं को वित्तीय, प्रशासकीय और जो हमारा परिचालन कार्य है, इनका परीक्षण, सत्यापन और मूल्यांकन किया जाता है। तो वो अंकेक्षण जिसमें क्या किया जाता है, स्वतंत्र और पेशेवर व्यक्ति के द्वारा सरकारी संस्थानों के वित्तीय, प्रशासकीय और परिचालन कार्यों का परीक्षण, सत्यापन और मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करें सरकारी अंकेक्षण के प्रकार की। सरकारी अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है? तो ये हमारे 3 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है व्यवहारिक अंकेक्षण, जिसे औचित्य अंकेक्षण कहते हैं। तुम्हारे आय और व्यय के व्यवहारों को पृथक अंकेक्षण करना और व्यय के औचित्य का पता लगाना कि जो खर्चा किया गया है वो जरूरी था या नहीं, तो हमारा औचित्य अंकेक्षण कहलाता है। दूसरा होता है निष्पत्ति और कुशलता अंकेक्षण, तो सरकारी कार्यकलाप क्रियाकलापों के परिणामों और संसाधनों के कुशल उपयोग का परीक्षण करना। और तीसरा आता है सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण, जिसमें सरकारी कंपनियां जिसमें 50% से ज्यादा पूंजी और नियंत्रण सरकार का होता है, तो उन कंपनियों की वित्तीय क्रियाकलापों का वार्षिक अंकेक्षण करना हमारे किसमें आता है, सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण होता है। तो हमारे सरकारी लेखा परीक्षा क्या 3 प्रकार की होती है, व्यवहारिक अंकेक्षण, दूसरा निष्पत्ति और कुशलता अंकेक्षण और तीसरा सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो हमारे ऑडिटिंग है इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।